नमस्कार। गृह विज्ञान के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र गृह व्यवस्था में कला एवं प्रबंध के अंतर्गत पाठ 1 गृह सज्जा एवं कला नामक पूरा पाठ आज हम विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे और अंत में इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए या इस पूरे पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक समझने के लिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए पाठ शुरू करते हैं। गृह सज्जा एवं कला। गृह सज्जा एवं कला क्या है और इसका अर्थ क्या है? देखिए, कला का अर्थ क्या है, इसका परिचय क्या है, गृह सज्जा में कला का महत्व क्या है, इसके बारे में आइए इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको हम समझाते हैं। जैसा कि देखिए, कला से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से है जिनमें दक्षता एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। मानव इस बहुरंगी संसार में या विभिन्नता में संसार में अपने चारों ओर अनेक मन को लुभावन करने वाले या चित्त को आकर्षित करने वाले तथा हृदय स्पर्शी वस्तुओं, चित्रों तथा प्राकृतिक उपादानों का अवलोकन करता है। हर व्यक्ति अपने परिवेश में प्राप्त इस सौंदर्योपादानों में इतना अधिक लीन हो जाता है कि वह स्वयं अपने प्रयत्नों से इन्हीं पदार्थों की प्रतिकृति तैयार करना चाहता है, इन्हीं पदार्थों के समान दूसरा मतलब इनका रूप तैयार करना चाहता है। इस तरीके से व्यक्ति हर मानव यहाँ लीन हो जाता है और किसी न किसी माध्यम से अपनी सौंदर्यानुभूति को साकार करने का हमेशा प्रयास करता है या उपक्रम करता है। हमेशा क्या करता है? उपक्रम करता है। और इन्हीं उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? कला का सृजन करना। कला के प्रति इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कला ऐसी वस्तु के सृजन का मानव जाति का प्रयास है जो किसी न किसी रूप में सुंदर दिखे। ठीक है, मनुष्य इस तरीके से उसको करता है कि किसी न किसी रूप से वह सुंदर दिखे। कलाकार किसी सुंदर वस्तु को देखकर अपनी योग्यता अनुसार उसे कोई रूप देता है, कोई ना कोई उसे रूप दे देता है या देना चाहता है। वह अपने चारों ओर की अस्त व्यस्त सामग्री को इस प्रकार से सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध करने का प्रयास करता है या उसको क्रमबद्ध करके रखता है कि सृजित वस्तु मतलब व्यवस्थित करने से जो वस्तु निर्मित हुई है वह वस्तु जो है सृजित वस्तु में एकता का भाव प्रतीत हो, दिखाई दे कि हाँ सारी चीज़ एक जगह रखी हुई है, सुसंगठित है, एकता का भाव दिखाई दे। इस प्रकार सुसज्जित वस्तु में एक विशेष प्रकार की लय भी होती है और इस गुण के कारण ही दर्शक का ध्यान, देखने वाले का ध्यान जो होता है स्वतः आकृष्ट हो जाता है उसी वस्तु की ओर। ठीक है, जो वस्तु व्यवस्थित करके रखी गई है उसी को देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान उसी तरफ क्या होता है? केंद्रित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इन दो तत्वों के अतिरिक्त कलाकार वस्तु के अनुपात, दबाव और समानता के प्रति भी क्या होता है? सजग रहता है। हमेशा वह क्या होता है? सजग रहता है। जुटाई गई सामग्री में जो सामग्री जुटाई गई है उस जुटाई गई सामग्री में समानता तथा अनुपात का होना भी आवश्यक होता है। यह तभी संभव है जबकि वस्तु की प्रत्येक इकाई को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सारी वस्तु एक इकाई जैसी प्रतीत हो, एक तरीके जैसी सारी वस्तुएं क्या हों? प्रतीत हों, लगे कि हाँ एक जगह यह चीज़ रखी गई है, कोई ना कोई इसको आकार दिया गया है। किसी खराब तथा भद्दी दिखाई देने वाली वस्तु को भी अगर हम रुचिपूर्वक बनाकर सुंदर रूप प्रदान कर दें या उसको सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाए, किसी भद्देकार वस्तु को भी अगर सुंदरता के रूप में उसको सजा के रखा जाए और प्रस्तुत किया जाए तो वह भी क्या होता है? देखने में आकर्षक लगने लगता है। वह भी देखने में आकर्षक लगने लगता है। यह तभी संभव है जब वस्तु में संग्रहित सामग्री को कलात्मक रूप दिया जाए। वस्तु को कृत्रिम रूप से सजाने पर उसकी सुंदरता बढ़ती नहीं है, अपितु वह क्या होती है? नष्ट हो जाती है। सजावट उतनी ही की जानी चाहिए। किसी भी वस्तु की सजावट जब की जाए तो यह सजावट उतनी ही की जानी चाहिए कि जहाँ तक उसकी सुंदरता निश्चित हो, अपितु अधिक सजावट कर देने से क्या होती है? उसकी सुंदरता बढ़ती नहीं है, वह नष्ट हो जाती है। अतः वस्तु को कृत्रिम रूप से सजाने पर भी उसकी सुंदरता क्या होती है? बढ़ती है। अगर कृत्रिम रूप से वस्तु को सजाई गई तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, लेकिन इतना ज़्यादा ना सजा दिया जाए कि उसकी सुंदरता ही नष्ट हो जाए। ठीक है, कृत्रिम रूप से सजाने पर वस्तु की सुंदरता बढ़ती ही नहीं है, अभी तो नष्ट भी हो जाती है। सजावट उतनी ही की जानी चाहिए जिसे देखकर देखने वाले का मन
उस पर आकृष्ट हो जाए, ठीक है, और उसके अंदर सौंदर्यानुभूतियाँ भी जागृत हो सकें तथा वे वस्तु की सुंदरता को उसके यथार्थ रूप में ग्रहण कर सके। आवश्यकता से अधिक सजावट से वस्तु अपनी वास्तविकता खो बैठती है। अगर आवश्यकता से अधिक सजावट हो गई तो वस्तु की जो यथा स्थिति होती है मतलब वह अपनी वास्तविकता को खो देती है, यथा स्थिति को खो देती है। सजावट के साथ साथ वस्तु उपयोगिता संपन्न भी होनी चाहिए, मतलब वह उपयोगी हो। यह तभी संभव है जब सजावट बचत के उद्देश्य से की जाए, ठीक है। सजावट ऐसी ना की जाए कि अपना बजट उसमें बहुत ज़्यादा लग जाए। अगर बजट के हिसाब से ही सजावट की जाए तो वस्तु और भी अच्छी लगेगी, ठीक है। चूँकि हमारा बजट वहीं तक है तो उतना ही किया जाए। सजावट के साथ साथ वस्तु की उपयोगिता भी संपन्न होनी चाहिए और यह तभी संभव होगी जब सजावट बचत के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाए। यह कथन मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण है। क्यों भ्रमपूर्ण है? क्योंकि महंगी वस्तुएं ही सुंदर लगती हैं। एक बहुत सस्ती वस्तु सुंदरता की पराकाष्ठा तक पहुँच सकती है, पर उसे आकर्षक रीति से सुसज्जित किया जाए। अतः यह एक चतुर कलाकार को चाहिए कि वह अपनी अनुभूतियों को इस प्रकार से व्यक्त करे कि प्रस्तुत वस्तु में सादगी, उपयोगिता तथा बचत हो। वस्तु की सम्यक रूप से सजावट की जानी चाहिए, किंतु सजावट करते समय सीमा का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। समय सीमा को ध्यान में रखकर ही सजावट किया जाना चाहिए। अब आगे देखिए कला के तत्व। कला के तत्व क्या हैं? कौन कौन से कला के तत्व हैं? कला के तत्व में आप देखिए कि कला के कुछ तत्व होते हैं जिनके आधार पर कलात्मक कृति तैयार होती है। कला के तत्वों के संयोजन से ही संबंधित वस्तु में आकर्षण उत्पन्न होता है। रंट महोदय ने कला के निम्नलिखित मूल तत्वों का उल्लेख किया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि कला के कौन कौन से मूल तत्व हैं। कला के कुल कितने तत्व हैं? 7 मूल तत्व हैं। अब इन तत्वों में, कला के इन मूल तत्वों में देखिए, पहला क्या है? रेखा। दूसरा है स्वरूप। तीसरा है पोत। चौथा है रंग। अगला है देखिए 5वां नमूना। 6वां है प्रकाश और 7वां क्या है? स्थान। अब इसके बारे में एक एक करके आप लोग स्पष्ट रूप से समझिए कि रेखा क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि रेखा क्या है। कला के तत्वों में रेखा क्या है? अब यहाँ देखिए रेखा के प्रकार में, रेखा कितने प्रकार की होती है? रेखा 4 प्रकार की होती है। लंबवत रेखा, समतल रेखा, तिरछी रेखा और वक्र रेखा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले लंबवत रेखाएं क्या हैं। लंबवत रेखाएं, ये रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? खड़ी होती हैं। यहाँ देखिए आकार बना है। लंबवत रेखाएं हमेशा खड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें सदैव लंबाई बढ़ाने का काम मिलता है, या ये हमेशा लंबाई बढ़ाने का आभास दिलाती हैं लंबवत रेखाएं, क्योंकि ये रेखाएं लंबी अर्थात ऊंचाई का आभास कराती हैं। अतः ध्यान शीघ्र अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। ये केवल ध्यान ही आकर्षित नहीं करती हैं, अपितु साज सज्जा को एक नया रूप भी प्रदान करती हैं। लंबवत रेखाएं केवल व्यक्ति के ध्यान को ही नहीं आकर्षित करती, बल्कि क्या होता है? साज सज्जा को एक लंबवत रूप, आकर्षक रूप क्या करती हैं? प्रदान करती हैं लंबवत रेखाएं। दूसरी हैं समतल रेखाएं। समतल रेखाएं अर्थात समतल रेखाओं को क्या कहते हैं? आड़ी रेखा भी कहते हैं। समतल रेखाओं को आड़ी रेखा भी कहते हैं। इन समतल रेखाओं को आड़ी रेखा भी कहते हैं। ये रेखाएं जो होती हैं ये चौड़ाई बढ़ाने का काम करती हैं। क्या करती हैं? चौड़ाई बढ़ाने का काम करती हैं। देखिए ये हैं समतल रेखाएं, या पड़ी रेखा भी इसको कहते हैं, आड़ी रेखा भी कहते हैं, ठीक है। गृह सज्जा में इनका प्रयोग अधिकाधिक देखने को मिलता है। घर की फर्नीचर व्यवस्था में इन्हीं रेखाओं का प्रयोग होता है। ये रेखाएं घर की फर्नीचर व्यवस्था में ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। ये रेखाएं भूतल के समानांतर होने के कारण कहीं भूमि के अधिक नज़दीक होती हैं, अतः ये मानव मन को आराम तथा शांति देती हैं। लंबवत रेखाओं की अपेक्षा इन रेखाओं में निरंतरता अधिक देखने को मिलती है। इन रेखाओं में, किन रेखाओं में? समतल रेखाओं में। किस रेखा की अपेक्षा? लंबवत रेखाओं की अपेक्षा समतल रेखाओं में, लंबवत रेखाओं की अपेक्षा, ठीक है, इन रेखाओं में निरंतरता अधिक देखने को मिलती है। किन रेखाओं में? समतल रेखाओं में। लंबवत रेखाओं की अपेक्षा निरंतरता अधिक देखने को मिलती है। अब तीसरा देखिए क्या है? तिरछी रेखा। तिरछी रेखा क्या है? इन रेखाओं में ढलान होती हैं। तिरछी रेखाओं में क्या होती है? ढलान होती है। देखिए ऐसे बना है ढलान की तरह ना, तो इन तिरछी रेखाओं में ढलान होती हैं। अतः लंबवत तथा समतल की अपेक्षा इनमें गति अधिक होती है। ढलान है तो जाहिर सी बात है कि इसमें गति अधिक होगी। यह लंबवत रेखा तथा तिरछी रेखाओं, समतल रेखाओं की अपेक्षा तिरछी रेखाओं में गति अधिक होती है। आज की सामाजिक स्थितियों में हमारा जीवन अधिक तेज तथा गतिमय हो गया है, अतः आज सजावट में इन रेखाओं का प्रयोग अधिक हो रहा है। हमारा जीवन क्या हो गया? गतिमय हो गया है, अतः तिरछी रेखाओं का प्रयोग बहुतायत हो रहा है।
आज के सजावट में, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, वक्र रेखा। वक्र रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनसे हम इन वक्र रेखाओं को हम गोल रेखाओं को हम प्रकृति में पाते हैं, ठीक है। इन गोल रेखाओं को या वक्र रेखाओं को हम प्रकृति में पाते हैं। सजावट में विशेषता लाने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। किसी भी सजावट में विशेषता लाने के लिए, उसे बहुत सुंदर बनाने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग होता है। खुशी के झूमने पर मनुष्य गोल गोल नाचना शुरू कर देता है। खुशी का माहौल जब होता है तो झूम जाता है मनुष्य, तो क्या करता है, गोल गोल नाचना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये रेखाएं सौंदर्य का प्रतीक होती हैं, जो इस बात का प्रतीक दिलाती हैं, मनुष्य के खुशी में झूमने से, गोल गोल झूमने और नाचने से यह आभास होता है, यह इस बात का प्रतीक है कि ये रेखाएं खुशी तथा सौंदर्य का प्रतीक हैं। अब इसमें देखिए, पहला तो हो गया रेखा। कला के तत्व में पहला क्या हो गया, रेखा। कला के तत्व में पहला हो गया रेखा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आकार। आइए देखते हैं आकार क्या है। अब इसमें देखते हैं आकार क्या है। आकार, जब कला के पहले तत्व रेखा को आपस में जोड़ा जाता है तो कोई ना कोई आकार मिलता है। अब देखिए आकार क्या है। कला के पहले तत्व को जब हम रेखा के माध्यम पर, कला का पहला तत्व क्या है, रेखा है, और रेखा के माध्यम से जब हम दो रेखाओं को आपस में जोड़ते हैं तो कोई ना कोई आकार प्राप्त होता है। जब कला के पहले तत्व रेखा को आपस में जोड़ा जाता है तो विभिन्न आकार बनते हैं, अर्थात आकार निर्माण के लिए रेखाओं का होना जरूरी है। आकार अनेक प्रकार के होते हैं। रेखाओं को जैसे जैसे जोड़ ले, आकार जन्म ले लेता है। जिस प्रकार से रेखाओं को जोड़ा जाता है उसी प्रकार से आकार जन्म लेता है। अब जैसे देखिए, आयताकार जोड़िए तो आयताकार आकार हो जाएगा, चौकोन या वर्ग में, त्रिभुज में, पंचभुज में, अष्टभुज में, ठीक है। इस प्रकार से वक्र में भी जोड़ के इसका आकार बन सकता है। अब इसमें देखिए कि आयताकार क्या है। आयताकार आकार रेखाओं से कैसे बन सकता है, चार रेखाओं को जोड़कर बनता है। आयताकार जो है, आयताकार चार रेखाओं को जोड़कर बनता है। आमने सामने की रेखाएं एक माप आकार की होती हैं। इसमें लंबवत तथा समतल दोनों प्रकार की रेखाओं का प्रयोग होता है। दूसरा क्या है इसमें, चौकोन या वर्ग। चौकोन या वर्ग क्या है, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। वह है आकार जिसमें दो लंबवत दो समतल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जिन रेखाओं का माप या साइज एक जैसा होता है उनको क्या कहते हैं, चौकोन या वर्ग रेखाएं कहते हैं। तीसरा क्या है, देखिए त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, यह आकार समतल एवं तिरछी या खड़ी रेखाओं से बनता है। त्रिभुज चाहे समतल रेखा अथवा तिरछी रेखा अथवा खड़ी रेखा, तीनों रेखाओं को जब आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। एक रेखा समतल, अब त्रिभुज बनेगा कैसे, देखिए जैसे एक रेखा समतल हो और एक तिरछी हो तथा तीसरी खड़ी या तिरछी रेखा हो तो क्या बना, त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रेखा समतल, एक तिरछी होती है, तीसरी रेखा खड़ी या तिरछी हो सकती है इसकी। इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होता है। पंचभुज क्या है, पंचभुज समतल एवं तिरछी लंबी रेखाओं को जोड़कर यह आकृति बनाई जाती है। पंचभुज की आकृति समतल अथवा तिरछी लंबी रेखाओं को जोड़कर बनाया जाता है। अष्टभुज क्या है, अष्टभुज इस प्रकार, आप देखिए इस प्रकार अष्टभुज में 6 रेखाओं को जोड़ा जाता है। अष्टभुज में बगैर 6 रेखाओं को जोड़े अष्टभुज नहीं बनता है, ठीक है। अष्टभुज बनाने के लिए 6 रेखाओं को जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए सब बना है आकार, त्रिभुज, अष्टभुज, पंचभुज, ठीक है, सब बना है। वर्ग या वृत्त, वक्र रेखाएं सब आपस में मिली और पूरा यहाँ बनाया गया है। अब देखिए वक्र क्या है, वक्र दो वक्र रेखाएं जोड़कर गोला या वक्र तैयार करते हैं। देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दीजिए तो यहाँ गोला या वक्र तैयार हो गया, ठीक है। तो ये वक्र रेखाएं हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है पोत। कला के तत्व में तीसरा तत्व जो है वह है पोत। पोत क्या है, किसी वस्तु को छूने से उनकी सतह या बनावट के लिए जो आभास होता है वही पोत कहलाता है। ये पोत समतल, चिकना, चमकीला, नुकीला, दानेदार, कोमल एवं रोवेदार, खुरदुरा, कड़ा, लोच वाला, स्पंजी, छिद्रयुक्त, कांटेदार आदि प्रकार का होता है। चौथा क्या है, रंग। रंग क्या है, रंग है चौथा तत्व, ठीक है। कला के तत्व के बारे में ही आप पढ़ रहे हैं। कला का चौथा तत्व क्या है, रंग। रंगों के विषय में अधिक जानकारी रंग शीर्षक अध्याय के अंतर्गत आगे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि रंग क्या है। रंग कला का एक ऐसा तत्व है जिसके बिना साज सज्जा नीरस है, ठीक है। रंग के बिना
साज सज्जा जो है नीरस है, ठीक है, उसमें कोई रस नहीं है और सौंदर्यहीन है, जीवनहीन हो जाती है रंग के बिना कला की साज सज्जा। रंग जीवन और सौंदर्य के प्रतीक हैं। रंगों द्वारा कला में आकर्षण आता है, नवीनता आती है तथा विभिन्नता लाई जा सकती है रंगों के द्वारा। पांचवा क्या है? नमूना। कोई भी नमूना कला में वर्णित ऊपरी चारों तत्वों को मिलाकर बनता है, अर्थात रेखा, आकार, पोत, रंग का मिश्रण ही क्या होता है? नमूना होता है। रेखा, आकार, पोत, रंग चारों को आपस में जब मिला दिया गया, मिश्रण जो तैयार हुआ वही क्या हुआ? नमूना हुआ। इन चारों का सममित संतुलन, अनुपातिक समायोजन एक सुंदर नमूने को क्या करती हैं? जन्म देती हैं। सुंदर नमूने सज्जा के भद्देपन, निरस्ता, उदासीनता को दूर कर सज्जा में क्या करते हैं? सजीवता लाते हैं, सजीवता का संचार करते हैं और उसमें क्या करते हैं? आकर्षण लाते हैं। यहाँ हमारे लिए इतना जानना आवश्यक है कि नमूने का कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के नमूने बनाए जा सकते हैं। नमूने के 6 प्रकार होते हैं। नमूने के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला होगा प्राकृतिक नमूना। अब प्राकृतिक नमूना क्या है? इस नमूने में विभिन्न रेखा, आकार, रंग, पोत का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक दृश्यों तथा चीज़ों की नकल करने की कोशिश हमेशा नमूने में की जाती है। नमूना का प्रारंभ प्राकृतिक चीज़ों को ही धरातल पर उतारने में हुआ है। पेड़ पौधे, फूल, नदी, पहाड़ को विभिन्न धरातलों जैसे जमीन, कागज, कपड़ा पर अगर चित्रित किया गया तो क्या बना? नमूना बना। ठीक है। अब आगे आप देखिए कि ज्यामिति क्या होता है। आगे देखिए कि ज्यामिति नमूना क्या होता है। ज्यामिति नमूना वह नमूना होता है कि ज्यामिति नमूने के लिए भी आधार, रेखाएं, आकार, रंग, पोत, यही सब इसके भी आधार होते हैं ज्यामिति नमूने के। यहाँ रेखाओं का प्रयोग माप के आधार पर किया जाता है। नाप वाप ले करके ही रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ज्यामिति नमूने में मकान का नक्शा सबसे सुंदर उदाहरण है ज्यामिति नमूने का। अगला देखिए सूक्ष्म नमूना। सूक्ष्म नमूना क्या है? सूक्ष्म नमूने केवल सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में किसी विचार विमर्श चिंतन की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। हर देखने वाला इन चित्रों का अर्थ अपनी दृष्टि से निकालता है। जैसे देखेगा वैसे उसका चित्र निकाल लेगा। अच्छा, अगला है क्या? मिश्रित नमूना। मिश्रित नमूना क्या है कि जहाँ प्राकृतिक तथा ज्यामितीय नमूने की शैली का मिला जुला प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है? मिश्रित नमूना होता है। अगला है रचनात्मक नमूना। किसी वस्तु का ढांचा जिसे बनाने के लिए विभिन्न रेखाओं के आकार, रंग, पोत, विचारों को एकत्र कर निर्माण किया जाता है, वहाँ रचनात्मक नमूना बनता है। अगला है सजावटी नमूना। सजावटी नमूना क्या है? रचनात्मक नमूने पर की गई सज्जा सजावटी नमूना है। सजावटी नमूने हेतु रचनात्मक नमूना आधार का काम करता है। अगर सजावटी नमूना बनाना है तो जो रचनात्मक नमूना है वह क्या करेगा? आधार का काम करेगा। क्यों? क्योंकि रचना जो हुआ है उसी रचना को ही सुंदर ढंग से सजाना सजावटी नमूना हो जाएगा। अच्छा, कला के अगले तत्व में देखिए प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। ये कला के तत्व है। ठीक है। 6वां तत्व है प्रकाश। प्रकाश जो है वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, प्रकाश हमेशा सजावट की उपयोगिता एवं आकर्षण को बढ़ाता है। ठीक है। रोशनी जो है, प्रकाश मतलब रोशनी, रोशनी जो है वह हमेशा सजावट की उपयोगिता मतलब महत्व को अथवा उसके आकर्षण को, सुंदरता को बढ़ाता है तथा प्रकाश चेहरे के भावों को परिवर्तन करने में मदद करता है। अंधेरा, उदासीनता एवं प्रकाश उत्पन्न करता है तो प्रकाश ताजगी तथा स्फूर्ति उत्पन्न करता है उसमें, उस चित्र में, उस सजावट में। किंतु ध्यान रहे प्रकाश का अधिक प्रयोग जहाँ किया जाता है, प्रकाश का जहाँ अधिक प्रयोग किया जाता है वहाँ वह आँखों को तकलीफ भी देता है। ठीक है। और साथ साथ क्या करता है? मानसिक थकान भी देता है। अच्छा, 7वां क्या है तत्व? 7वां तत्व है स्थान। कला का 7वां तत्व है स्थान। सज्जा में सुंदरता में सजावट करने में, कला में सुंदरता लाने के लिए स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उपयोग है। सज्जा में स्थान का अर्थ खाली स्थान से है, क्योंकि सज्जा में खाली स्थान ना होने से की गई सज्जा जो होती है वह सुंदरता बढ़ाने के स्थान पर उस सजावट में बदसूरती उत्पन्न कर देती है। सौंदर्य वृद्धि तथा आकर्षण उत्पन्न करने हेतु सज्जा में गंभीरता तथा भव्यता आ जाती है। 2 तस्वीरों के बीच, 2 कुर्सियों के बीच खाली स्थान, मकान के आगे बरामदा, पोर्च उसकी सुंदरता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो स्थान का विशेष महत्व है कला के अंतर्गत। अब अगला पॉइंट देखिए, कला के सिद्धांत। कला के कितने सिद्धांत हैं? कला के
देखिए सिद्धांत में अनुरूपता, संतुलन, अनुपात, दबाव, लय, ये सब क्या है? कला के सिद्धांत हैं। अब कला के सिद्धांत क्या हैं? जैसे देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से किसी कलाकृति को कलात्मक कसौटी पर जांचने परखने के लिए कला मर्मज्ञों द्वारा, कला मर्मज्ञों मतलब कला के जो जानकार थे उनके द्वारा कला के मुख्य व गौड़ सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। इन सिद्धांतों की चित्रकारी, शिल्पकला, नृत्य कला, हस्तकला आदि के महत्व के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाने चाहिए इन्हीं सिद्धांतों को, ठीक है। और ये सिद्धांत केवल कलात्मक दृष्टि से किसी कलात्मक वस्तु की अच्छाइयों अथवा बुराइयों को नहीं निर्धारित करने के लिए होता है, ठीक है। उसको उसके मानदंड को परखने का भी काम करते हैं। कला के 5 सिद्धांत हैं, ऊपर हमने बताया कौन कौन? अनुरूपता, संतुलन, अनुपात, देखिए अनुपात, दबाव और लय, ये क्या हैं? ये कला के मूल 5 सिद्धांत हैं। इस प्रकार यह पूरा पाठ गृह सज्जा एवं कला नामक पूरा पाठ हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अब आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी हम आपको बताते हैं। अब जैसे देखिए प्रश्न क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो यहाँ। पहला प्रश्न है, आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है। यहाँ बीच में देखिए डैश डैश दिया है, यहाँ आपको क्या करना है? भरना है इस डैश पे, ठीक है, भरना है। और क्या कर सकती है? काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर पर उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन करने की कला है और इस प्रकार घर में एक सुखद वातावरण बनाने का प्रयास है। यह कथन किसका है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है, सुंदरराज, जॉनसन, कॉटजीन, डार्सी। तो इसमें कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सुंदरराज, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा कि कला में लय का अर्थ एक सरल व संबंधित रास्ता है जिस पर हमारी आंखें रेखाओं, आकार व रंगों की व्यवस्था की यात्रा करती हैं। इसका अर्थ है कि लय गति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ठीक है। लय जो है वह गति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लय की प्रस्तुत परिभाषा किसकी है? लय की परिभाषा किसने दिया है? ठीक है, तो पहला है R.S. देशपांडे, बेबरीज, दूसरा है बेबरीज, तीसरा है सुंदरराज और देखिए चौथा क्या है? गोल्डस्टीन। तो इसका उत्तर क्या होगा? चौथा, द वाला, गोल्डस्टीन। क्या होगा? गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है, संतुलन ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों व आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण बना रहे चारों ओर। यह चीज किसने कहा है? मेनर्स महोदय ने कहा है कि थॉमस ने कहा है, गोल्डस्टीन ने कहा है कि कोई नहीं? तो इसका भी देखिए सा वाला होगा, गोल्डस्टीन ने कहा है इस बात को। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रेखा सजीवता और क्रियाशीलता के विचार का संकेत मस्तिष्क में उत्पन्न करती हैं? कौन सी रेखाएं हैं जो दिमाग में सजीवता और क्रियाशीलता का विचार उत्पन्न करती हैं? ठीक है, कौन सी रेखाएं सजीवता और क्रियाशीलता के विचार का संकेत मस्तिष्क में उत्पन्न करती हैं? आप बताइए। समतल रेखा, लंबवत रेखा, तिरछी रेखा और वृत्त रेखा। ऊपर हमने आपको समझाया है। इसमें क्या होगा? लंबवत रेखा, दूसरा ये वाला है, देखिए दूसरा वाला है ब वाला। लंबवत रेखा जो है वो सजीवता और क्रियाशीलता का विचार मनुष्य के दिमाग में या मस्तिष्क में उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? निम्न में से कौन सा सजावट का उद्देश्य नहीं है? सजावट का उद्देश्य कौन सा नहीं है? सुंदरता, अभिव्यक्ति, क्रियात्मकता और या इनमें से सभी? तो इनमें से सजावट का उद्देश्य कौन सा है? सजावट का उद्देश्य चारों है, ठीक है। इनमें सभी सजावट के उद्देश्य हैं। भाई सजावट में सुंदरता भी होना चाहिए, अभिव्यक्ति भी होना चाहिए, क्रियात्मकता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या है? सजावट के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक अच्छे नमूने की पहचान है। एक अच्छे नमूने की पहचान क्या है? आकर्षक, साधारण, उद्देश्यपूर्ण या उक्त सभी? तो एक अच्छे नमूने की पहचान आकर्षण भी होना चाहिए व साधारण भी होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए, इसलिए इसमें क्या होगा? उक्त सभी इसमें होगा। 7वां प्रश्न है, नमूने का आकार होना चाहिए। नमूने का आकार कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ठीक अनुपात हो
अ और ब दोनों इनमें से कोई नहीं। नमूने का आकार कैसा होना चाहिए? अ और ब दोनों होना चाहिए। आ बा में क्या है? उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए नमूने का आधार, और ठीक अनुपात में भी होना चाहिए। नमूने का आधार ठीक अनुपात में भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? सजावटी नमूने की प्रमुख विशेषता क्या है? सजावटी नमूने की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका देखिए, सजावट आवश्यकता के अनुरूप हो, सजावट में पुनः सजावट अनुचित है, पृष्ठभूमि के अनुसार सजावट हो, इनमें सभी। ठीक है, तो इसमें भी देखिए इनमें सभी होगा। क्यों? क्योंकि सजावट आवश्यकता के अनुरूप भी होना चाहिए, सजावट में पुनः सजावट भी अनुचित है। ठीक है, और पृष्ठभूमि के अनुसार सजावट भी होना चाहिए, तो इसलिए इनमें भी सब सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अल्पना क्या है? अल्पना क्या है? अल्पना अंगुलियों से चित्रकारी करना अल्पना कहलाता है, कि साँचे में ढालना अल्पना है, कि यंत्रों के माध्यम से चित्रकारी करना अल्पना है, या इनमें से सभी? अल्पना क्या है? अल्पना अंगुलियों से चित्रकारी करना है। क्या है? अंगुलियों से चित्रकारी करना क्या है? अल्पना है। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंगुलियों से चित्रकारी करना। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, निम्न में कौन सा कला के मौलिक तत्व हैं? कला के मौलिक तत्व कौन है? रेखा, आकार, बनावट या उपरोक्त सभी? तो कला के मौलिक तत्व में हमने आपको बताया था कि रेखा भी कला का तत्व है, आकार भी है, बनावट भी है, तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी। यही प्रश्न, यही ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा डिजाइन सिद्धांत है? निम्न में कौन से डिजाइन सिद्धांत है? अनुपात, लय, अनुरूपता या इनमें से सभी? डिजाइन सिद्धांत कौन है इनमें से? ठीक है, अनुपात है कि लय है कि अनुरूपता है कि सभी है? तो इसमें देखिए इनमें सभी, यही सही होगा, क्योंकि अनुपात भी जरूरी है, लय भी जरूरी है, और क्या है? अनुरूपता भी जरूरी है। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं? सभी जरूरी हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूल्य की विशेषता नहीं है। मूल्य की विशेषता क्या नहीं है? इनमें से देखिए, ऐच्छिक, संतुष्टिदायक, आपस में संबंधित, मापन संभव नहीं। तो इसमें मूल्य की विशेषता क्या है? मापन संभव नहीं। ऐसा नहीं है, मूल्य की विशेषता मापन संभव होता है। अगला प्रश्न देखिए, पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। कौन सा ऐसा है मूल्य जो नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है मानव के आचरण को? धर्म, महत्वाकांक्षा, खेल, कार्यक्षमता। तो इसमें क्या है? कार्यक्षमता जो है वो मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन से लक्ष्य अस्थायी होते हैं? दीर्घकालीन लक्ष्य, कि तत्कालीन लक्ष्य, कि साधन समाप्ति लक्ष्य, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो कौन से लक्ष्य जो हैं जो अस्थायी होते हैं? दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अगला देखिए, मूल्य शब्द है। मूल्य शब्द क्या है? अनिश्चित है, आत्मगत है, अ एवं व दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्य शब्द जो है वह क्या है? अनिश्चित और आत्मगत दोनों है, इसलिए अ और ब दोनों सही होगा। अब देखिए, अस्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार अथवा निर्णय है। संभव है, मिश्रित है, असंभव है या अमिश्रित है? तो यह क्या है? यह असंभव है। अगला प्रश्न देखिए, साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी कहा जाता है। साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी क्या कहा जाता है? लक्ष्य मूल्य कहा जाता है, कि आंतरिक मूल्य कहा जाता है, तथ्यात्मक मूल्य कहा जाता है, कि आदर्शात्मक मूल्य कहा जाता है? तो साधनात्मक मूल्यों को क्या कहा जाता है? लक्ष्य मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्य मूल्य कहा जाता है। आ वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, खेल, कला एवं धर्म कैसे मूल्य हैं? ये सभी मूल्य कैसे हैं? आंतरिक हैं कि साधनात्मक हैं, आदर्शात्मक हैं कि अ और व दोनों हैं? तो ये आंतरिक और साधनात्मक दोनों हैं, इसलिए अ और व दोनों होंगे। तो इसमें द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहां तक व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जेपी सेरी का है, एसपी सुखिया का है, ग्रास एवं कैंडल का है, कि निखिल एवं डार्सी का है? यह कथन निखिल एवं डार्सी महोदय जी का है। तो इस प्रकार से बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पाठ 1 गृह सज्जा एवं कला नामक पूरा पाठ हमने आपको बताया और समझाया, और इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है उनका उत्तर भी हमने आपको विश्लेषण किया, उनके उत्तर का भी विश्लेषण किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप
पूरा वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।